हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, इन सभी वीडियोस से आपकी बोर्ड्स की तैयारी तो यूं फटाफट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट पिछले पार्ट में हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था और चैप्टर के एंड में मैंने आपसे कुछ क्विज क्वेश्चंस पूछे थे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स ये रहे स्क्रीन पर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैच कर सकते हैं कि आपने आंसर्स क्या क्या किए थे और एग्जैक्ट आंसर्स क्या क्या हैं। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आइए फटाफट और बताइए मुझे। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लास्ट में, जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि गिसेप मेज़ीनी ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, सबको अवेयर करने की कोशिश करी। इनफैक्ट ड्यूक मेटरनिक उससे इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने गिसेप मेज़ीनी को बोला दैट यू आर द डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इतना तक बोल दिया क्योंकि सबको लगा अरे अब सब जगह अवेयरनेस फैल जाएगी और सबको जो है सब होशियार हो जाएंगे। अब हमारा ये जो डंडा चलता आ रहा था सबके ऊपर, ये कैसे चलेगा। तो इसकी वजह से एक सीरीज शुरू हो गई रेवोल्यूशंस की, जो थी 1830 से लेकर 1848 तक। इसमें क्या हुआ, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोगों की भिड़ंत हो गई, लड़ाई हो गई कंजर्वेटिव रेजाइम्स के साथ। ऐसा क्यों हुआ, रेवोल्यूशन किसने करा, इसे पढ़ने के लिए हमें 3 रेवोल्यूशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं और उसमें से सबसे पहले हुई फ्रांस में। तो देखो, एफ फॉर फ्रांस एंड एफ फॉर फादर, ये समझ लो भाई, जो बाप करता है वही बेटा करता है। फ्रांस सब जगह जैसा कर रहा था वैसा ही बाकी सब कंट्रीज कर रही थी। तो जुलाई 1830 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई थी। लुइस फिलिप वहां के किंग बन गए थे। बोरबोन डायनेस्टी का खात्मा हो चुका था, बोरबोन डायनेस्टी वहां पे नहीं थी। और जैसा फ्रांस में हुआ वैसा सब जगह हुआ, तो फ्रांस ने रेवोल्यूशन किया। ऐसे ही बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन हुआ। तो सेकेंड रेवोल्यूशन हमारा बेल्जियम में हुआ था, ब्रुसेल्स में। और इन्होंने, ये यूके के अंडर थे बेल्जियम, तो इसने अपने आप को ब्रेक अवे कर लिया यूके से और रेवोल्यूशन करके यूके से अलग हो गए। बोला अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, हमें अलग होना है, हम अब आपके अंडर बहुत रह लिए और नहीं रह सकते। इसके बाद थर्ड रेवोल्यूशन जो हुआ वो था बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कैरी करता है ये टॉपिक, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस एक बहुत प्यारी सिटी है जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था इसके ऊपर। ग्रीस हर चीज के लिए इतनी अच्छी है, इतनी पुरानी, इतनी नोन सिटी, इतनी लव्ड, इतनी वहाँ पे पोएट्स और आर्टिस्ट जो हैं वो इतनी तारीफ करते हैं ग्रीस की कि वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि ग्रीस को क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे पोएट्स, म्यूजिशियंस सब ग्रीस को पसंद करते हैं। इनफैक्ट एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीस को प्रेज करते हुए अपनी थ्योरीज में बोला है। अब जब ग्रीक ने ये बात बोली कि भाई हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो सब ग्रीक को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि पता था कि ग्रीस कितनी अच्छी सिटी है और यहाँ के ग्रीक लोग कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल करा है, कितने लंबे समय से 15th सेंचुरी से ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर हैं, तो इतना इन्होंने स्ट्रगल करा है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। तो फाइनली एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन बन गया और सबने ग्रीस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। तो ग्रीस में ये जो बात हुई, इसकी शुरुआत फ्रांस के रेवोल्यूशन से हुई। अब ड्यूक मेटरनिक और ज़्यादा परेशान हुआ। उसने कहा क्या फ्रांस कुछ भी शुरू करता है, सब यही करते हैं। इसके चलते ड्यूक मेटरनिक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, नोट कर लो फटाफट से। व्हेन फ्रांस स्नीज़ेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब फ्रांस का एक एक्शन पूरा यूरोप कॉपी करता है, पूरा यूरोप फॉलो करता है। तो फ्रांस इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग नेशन बनता जा रहा था और ड्यूक मेटरनिक को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, नोट कर लो। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे लोगों के अंदर फीलिंग्स तो बढ़ती जा रही थी ना भाई, रोमांटिसिज्म बढ़ता जा रहा था। नाउ दिस इज नॉट द बॉलीवुड काइंड ऑफ रोमांटिसिज्म, हीरो हीरोइन वाला रोमांस नहीं है ये। रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट के बारे में बताता है, जिससे लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाया जा रहा था, आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, जिससे लोगों को डीपली कनेक्ट किया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था। 19th सेंचुरी से इसकी शुरुआत हो गई थी, जब लोगों को ये दिखाया गया कि आप सब जो हैं एक ही कल्चर से जुड़े हुए हैं,
कलेक्टिव हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, हमारी सबकी मिस्टिकल फीलिंग्स एक ही हैं। जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो इसी काम में जुड़े हुए थे, सबके अंदर फीलिंग्स डेवलप करने की कोशिश करते थे। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। जर्मनी में ये किया काम जोहान गॉटफ्राइड ने। ये जो थे ये जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने 2 चीज़ें सामने रखी जो थी डास वोक एंड वोक्सगीस्ट। इन्होंने बोला कि जो डास वोक होता है इसका मतलब है कॉमन पीपल। अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं आनी हैं तो वो कॉमन लोगों में रह के आएंगी, वो राजा महाराजाओं के महलों में रहकर कभी नहीं आएंगी। एंड सेकेंड वर्ड उन्होंने हमारे सामने रखा वोक्सगीस्ट। इसका मतलब ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। जो फीलिंग हम लोगों के अंदर आनी चाहिए थी, वहां के लोगों के अंदर आनी चाहिए थी कि अब तो नेशनलिज्म को जागो यार, अब तो सामने आओ, अवेयर हो, वो बोलने के लिए इन्होंने ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं 1 मार्कर के हिसाब से। एंड नेक्स्ट रोमांटिसिज्म का एग्जाम्पल है हमारे पास पोलैंड का। पोलैंड में जो भी कुछ हुआ वो लैंग्वेज को लेकर हुआ, और यहाँ पे लैंग्वेज का माइंडेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पे वर्नाक्युलर लैंग्वेज से। वर्नाक्युलर लैंग्वेज होता है लोकल डायलेक्ट्स, जो किसी भी एरिया के लोकल रीजन की जो लैंग्वेजेस होती हैं ये उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे एक बहुत जानी मानी हस्ती थी कैरोल कुरपिंस्की। इन्होंने लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स जगाने की कोशिश करी पॉलिश लैंग्वेज को लेकर। अब जो पोलैंड था, पोलैंड एक अपने आप में नेशन स्टेट तो था नहीं, बट पोलैंड के जो लोग थे वो पॉलिश लैंग्वेज को पसंद करते थे, क्योंकि सब पसंद करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज को। यहाँ पे कब्जा कर रखा था रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इन जैसी बड़े बड़े नेशंस ने। अब लोगों के ऊपर कब्जा कर सकते हो बट उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं के ऊपर तो कब्जा नहीं हो सकता। तो जो लोग थे वो पॉलिश लैंग्वेज को बहुत पसंद करते थे, और कैरोल कुरपिंस्की ने यही बात उनके अंदर जगाए रखने के लिए कि अपनी लैंग्वेज से प्यार करो, बहुत सारे ओपेराज, म्यूजिक, डांसेस, मजूकाज, पोलेनेर काफ़ी सारे सामने लाए, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज को एक हथियार बना लिया था लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स को जगाने के लिए। इनफैक्ट वहाँ के लोग इतने ज़्यादा इंटू हो गए थे इन सब चीज़ों में कि रशिया ने बहुत कोशिश करी कि यहाँ पे लोग रशियन लैंग्वेज ही बोलेंगे, बट वहाँ के जो लोग थे, इनफैक्ट वहाँ के बिशप्स, प्रीस्ट, इन सब ने, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे वहाँ पे, उनके जो भी धार्मिक कार्य होते थे वहाँ पे उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को ही कंटिन्यूड रखा। बट क्या था ना कि पोलैंड तो छोटी जगह थी, रशिया का उस पर रूल था, तो वो लोग फाइनली रशिया से दब गए और वहाँ पे रशियन अथॉरिटीज़ ने उन्हें जेल में डाल दिया जस्ट बिकॉज उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करा और रशियन को नहीं करा। ये प्रॉब्लम इतनी ही नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और यूरोप में हो रही थी, और उसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। क्या हो रहा था, सब जगह पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई थी। 1830 का ये टाइम था जब इकोनॉमिक हार्डशिप सबको फेस करनी पड़ी थी। ऐसा क्या हुआ था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा थे बट जॉब्स नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती जा रही थी। अब ऐसे में लोग क्या करेंगे, जिस जगह रहते थे रूरल एरियाज़ को, उनको छोड़कर सिटीज़ में जाके रह रहे थे, सिटीज़ में जाके स्लम एरियाज़ में रह रहे थे और स्लम एरियाज़ को बहुत ज़्यादा क्राउडेड कर रहे थे। पीजेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी फ्यूडल ड्यूज़ को लेकर। अभी भी एरिस्टोक्रेट्स उनके ऊपर टैक्सेस तो लगा रहे थे, फूड प्राइस भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में खाने की भी बहुत शॉर्टेज है, हार्वेस्ट इतनी पुअर है, लोगों के पास कुछ था ही नहीं करने को, ना उनके पास काम है ना खाने को है, ऐसे तो वो मर जाएंगे। ऐसी ही सिचुएशन पेरिस में भी हो रही थी। अब वहाँ पे तो लोग रुक नहीं पाए और 1848 की बात है, पेरिस में जब सिचुएशन इतनी बिगड़ी, लोग सड़कों पे आ गए प्रोटेस्ट करते हुए, और उन्होंने आकर के लुइस फिलिप अपने किंग से जवाब मांगना स्टार्ट करा कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप बैठ के, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने को कुछ नहीं है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, व्हाट आर यू डूइंग। लुइस फिलिप डर गया, उसने कहा नहीं भाई जैसा हाल लुइस 16 का हुआ था मेरा भी हो जाएगा, ये सब तो रेवोल्यूशन करने में बहुत तेज है। वो वहां से भाग गया, बैरिकेड्स लगवा दिए और द किंग एब्डिकेटेड। जब किंग वहां से भाग गया तो फ्रांस फिर से रिपब्लिक बन गया, और वहां पे सब लोगों को अब फिर से एक ताज़ी सांस लेने को मिली कि चलो किंग भागा ना, हम रिपब्लिक तो हुए। नेशनल असेंबली फिर से आई हीरो वाली एंट्री लेकर के, और उन्हें बोला चिल, हम हैं अभी, हम आप सबके साथ सब सही करेंगे। वहाँ पे लोगों को सफरेज राइट्स भी मिले, अडल्ट्स को, नॉट टू वुमेन को अभी भी नहीं मिले, अडल्ट्स को मिले जो अबव 21 ईयर्स के थे। राइट टू वर्क दिया गया सबके लिए, नेशनल वर्कशॉप्स लगाई गई, एंड बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्प्रूवमेंट्स वहाँ पे की गई।
अब ऐसी ही सेम बातचीत चल रही थी इटली में। इटली में एक जगह है सिलेसिया, जहाँ पे ये सेम स्ट्रगल चल रहा था, बट वहाँ पे जो स्ट्रगल चल रहा था वो कॉटन वर्कर्स में चल रहा था। वहाँ पे लगभग 18,000 कॉटन वर्कर्स थे और वहाँ पे उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स काम देते थे, वो उन्हें रॉ मटेरियल्स देते थे और उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, रॉ मटेरियल लो, सारा प्रोडक्ट तैयार करो, फिर हम तुमसे प्रोडक्ट खरीदेंगे और तुम्हें वेजेस देंगे। अब उन्होंने बाद में जब प्रोडक्ट खरीदने की बारी आई, जब वो प्रोडक्शन हो गई पूरी, तो उन्होंने बोला डिमांड तो रिड्यूस्ड है, हमें तो इतना चाहिए ही नहीं, हमें तो कम चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने वेजेस भी नहीं दी। इस बात को लेकर सिलेसियन वर्कर्स को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर के घर तक चले गए, वहाँ पे जो भी चीज़ें मिली तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर दी, होर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी, लूटना स्टार्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर भी डर गया, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा मैं नेबरिंग विलेज में जाकर के जगह ले लेता हूँ, बट नेबरिंग विलेज ने बोला ना ना भागो, हम ऐसे लोगों को जगह नहीं देते। नेबरिंग विलेज ने भी उसे वहां पे रहने का ठिकाना नहीं दिया। अब उसके पास एक ही तरीका बच गया, आर्मी का सपोर्ट। उसने आर्मी की मदद ली और आर्मी की मदद से फिर से वो युवा गरीबों को दबा दिया गया, 11 वीवर्स को गोली मार दी गई। तो हमने यहाँ तक क्या देखा स्टूडेंट्स, कितने लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, बट डर नहीं रहे, रिवॉल्ट करते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट नेशनलिज्म की पावर इज, कि लोग पीछे नहीं हट रहे। अब 1848 में ऐसा ही रेवोल्यूशन हुआ लिबरल्स का। अब देखो पुअर पीजेंट्स भी परेशान ही थे, सब जगह रिवॉल्ट कर रहे थे। मिडिल क्लास जो थी फ्रांस में, अब उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने क्या क्या डिमांड्स रखी अपनी, मोनार्क को हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन लाओ और वोटिंग राइट्स लाओ, हमें राइट टू प्रेस भी चाहिए, हमें राइट टू एसोसिएशन भी चाहिए। सिर्फ फ्रांस नहीं था इस चीज़ को बोलने वाला, इटली के मिडिल क्लास, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियंस, पोलैंड, सब जगह पे ये डिमांड्स उठ के आ गई थी सामने। इनफैक्ट जर्मनी की मैं आपको बात बताती हूँ, जर्मनी में जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने एक जर्मन नेशनल असेंबली बना ली। जैसा फ्रांस में हुआ था वैसे उन्होंने एक जर्मन नेशनल असेंबली बना ली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की बात करी। अब जितने भी मेल्स थे सबने वोट किया और 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सामने लेकर के आ गए सेंट पॉल चर्च में। उन्होंने वहाँ पे उसे पार्लियामेंट बना लिया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और वहाँ पे उन्होंने जाकर के वोटिंग करी। वहाँ पे भी लेडीज़ को एज अ विजिटर रखा गया था, लेडीज़ को वहाँ पे भी जगह नहीं दी गई थी वोटिंग के लिए। और उन्होंने किंग के साथ, अब किंग कौन था वहाँ पे, किंग था वहाँ पे प्रूशिया का। ऐसा क्यों, क्योंकि जर्मनी उस टाइम पे नेशन स्टेट नहीं था ना, तो जो रोल था वहाँ पे, जो मेजर अथॉरिटी जो थी वो प्रूशिया का किंग ही था। तो वो प्रूशिया के किंग के पास गए, उन्होंने कहा देखो हम आपके साथ नेगोशिएट करने आए हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। राजा ने बोला नहीं भागो, हम नहीं देंगे। इनफैक्ट वहाँ पे जो किंग था फ्रेडरिक विलियम IV, उसने सब मोनार्क्स को मना कर दिया कि तुम भी मत देना। आर्मी को भी अपने साथ ले लिया, रेवोल्यूशन को वहीं पे दबा दिया। इतनी मेहनत की गई थी, वुमेन्स ने इतनी एसोसिएशन बनाई थी, इतने न्यूज़पेपर्स प्रिंट करवाए थे, बट कोई फायदा नहीं हुआ, सब कुछ वहीं धरा का धरा रह गया। बट एक चीज़ अच्छी हुई, इन सब रेवोल्यूशन से ये जो कंजर्वेटिव रेजाइम्स थी इन्हें इतना समझ में आ गया कि अब लोग समझदार हो गए हैं, अब इन्हें सीख मिल गई है, अब ये हमारे खिलाफ उठ के आएंगे। उन्होंने थोड़ा सा कंसेशन देने की सोची। उन्होंने एज अ कंसेशन बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर दिया, सर्फडम को अबॉलिश कर दिया और हैब्सबर्ग में थोड़ी सी ऑटोनॉमी राइट्स जो हैं हंगेरियंस को दे दिए। चलो इतना ही बहुत हुआ। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्कर 5 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है, मेकिंग ऑफ जर्मनी। क्योंकि कोई भी नेशन स्टेट तो नहीं थी और सब टूटे हुए थे, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, तो उन सबको जोड़ना था। अब मेकिंग करनी थी जर्मनी की, जर्मनी को यूनिफाई करना था। नेशनलिस्ट फीलिंग्स तो सब जगह फैल चुकी थी। 1848 में जर्मनी ने अटेम्प्ट भी किया था, बट जर्मनी फेल हो गया, नहीं कर पाया। किसकी वजह से दबा, मोनार्क्स, मिलिट्री जो लीडर्स थे, एंड जंकर्स। जंकर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स, लार्ज लैंड ओनर्स, 1 मार्क में पूछा जाता है। तो इन सब की वजह से जर्मनी को दबा दिया गया था और वो रिवॉल्ट फेल हो गया था। बट अब बात थी कंजर्वेटिव्स के हाथ में। अब कंजर्वेटिव्स ने ये काम करना था, तो उन्होंने जाके क्या किया, किंग को बोला। अब किंग ने ये काम किसे दिया, क्योंकि किंग तो पावरफुल है, किंग ने ये काम किसको दिया, एक आर्किटेक्ट बनाया जर्मन यूनिफिकेशन के लिए और होल सोल अथॉरिटी सौंप दी ऑटो वन बिस्मार्क, जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं। ये साहब थे जिन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन कराई है, जो आर्किटेक्ट थे जर्मन यूनिफिकेशन के, ऑटो वन बिस्मार्क। इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी लगा दी भाई। 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ करी और तीनों में ये जीते। फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से इन्होंने लड़ाई करी और प्रूशिया को जिताया।
1817 में प्रूशियन किंग जो था केसर राजा ही होता है, केसर राजा को कहते हैं, तो केसर विलियम वन जर्मन एम्परर बने। इनकी मीटिंग हुई थी वर्सेल्स में, सेरेमनी हुई थी, हॉल ऑफ मिरर्स वो जगह थी जिसका नाम था, ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना, वन वर्ड्स में पूछा जाता है। धीरे 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 अब इन्होंने सोचा कि हमने जर्मनी को तो यूनिफाई कर दिया है, अब हम प्रूशिया को भी डेवलप करते हैं। तो ऑलरेडी प्रूशिया बहुत फेमस था, अब धीरे धीरे इनकी करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम सबको इम्प्रूव करा। चलो जर्मनी का तो काम हुआ खत्म, यूनिफाई हो गया। अब बात आई इटली। इटली भी यूनिफाइड नहीं था, इनफैक्ट इटली तो पता है पैच वर्क में बटा हुआ था, जैसे बट जाते हैं ना पीसेस, किसी चीज को तोड़ के बांट देते हैं, जैसे हमारे पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं, वैसे ही इटली बटा हुआ था। इटली 19th सेंचुरी में 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था और उसमें जो डिवीजन था वो कुछ ऐसा था, सर्डिनिया, पीडमोंट, ये नाम याद कर लेना स्टूडेंट्स। इट वॉज द ओनली स्टेट विच वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रोविंसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देन नॉर्दर्न साइड पे जो रूल था वो थे ऑस्ट्रिया हंगेरियंस का, सेंट्रल साइड पे था पोप का, एंड सदर्न साइड पे द बोरबोन किंग्स ऑफ स्पेन। तो इन सब का रूल था इटली में और ये सब अलग अलग बटे हुए थे। नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ पे सब जगह ना लोकल लैंग्वेजेस थी, इटालियन लैंग्वेज की कोई रिकॉग्निशन नहीं थी। मेज़ीनी ने कितनी कोशिश करी और सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई, बट वो फेल हो गया। उसने 2 बार कोशिश करी थी, 1831 में भी, 1848 में भी, बट वो फेल हो गया। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर्डिनिया पीडमोंट के रूलर के सर पर, अब उन्हें ही करना था जो करना था। सर्डिनिया पीडमोंट के रूलर कौन थे? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी काउंट केवर को, जो वहाँ के सीएम थे। ये बन गए अब इटालियन यूनिफिकेशन के चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं, आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। एंड क्योंकि ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी की यूनिफिकेशन से बहुत फेमस हुए, तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, हु वाज द बिस्मार्क ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, तो उसमें आपको काउंट केवर लिखना है। अब इस तरीके से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी बहुत अच्छे से, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हराया। उसके बाद इन्हें सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती सामने आई, गिसेप गैरिबाल्डी। उन्होंने भी आकर के, अपनी रेड शर्ट आर्मी थी उनकी, उन्होंने सपोर्ट करा केवर को। लोकल पीजेंट्स जो थे, साइसिलस के लोकल पीजेंट्स थे, उन्होंने भी आर्मी को हेल्प करा और स्पेनिश रूल को यहाँ से बाहर भगा दिया। एंड 1861 में विक्टर इमैनुअल बिकेम द एम्परर ऑफ यूनिफाइड इटली। बट अभी भी पता है लोग यूनिफाई तो हो गए थे बट लिटरेट नहीं हुए थे, अभी भी अनपढ़ था पूरा इटली। अब ये देखो, ये मेजर पर्सनालिटीज हैं इटली की यूनिफिकेशन में, गिसेप गैरिबाल्डी, गिसेप पेज़िनी एंड काउंट केवर यू हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का केस इतना स्ट्रेंज क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन में जो एथनिक ग्रुप्स थे वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश। इन सब की जो है अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग कल्चर, और यहाँ पे मेन फोर्स जो था वो था इंग्लिश पार्लियामेंट। इंग्लिश पार्लियामेंट ने सोच लिया था अब हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्स चाहिए, तभी तो उन्होंने सब जगह कब्जा करना स्टार्ट किया था, इंडिया को भी इन्वेड किया था। तो उन्होंने अपना एग्रेसिव, गुस्से वाला एजेंडा बना लिया और इस एजेंडा में गुस्से में उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन कर डाला 1707 का स्कॉटलैंड के साथ। क्या हुआ? स्कॉटलैंड गए, स्कॉटलैंड को मनाया, बोला देखो आप सब लोग हमारे साथ यूनिफाई हो जाओ, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम आपको आइडेंटिफिकेशन देंगे, इंग्लिश पार्लियामेंट में जगह देंगे। अब वो लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने इनके साथ एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर लिया। अब एक्ट ऑफ यूनियन साइन करने के बाद ये बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लिश पार्लियामेंट हो गया सुप्रीम, स्कॉटिश लोगों को कोई जगह नहीं दी गई, उन्हें सप्रेस किया गया। इनफैक्ट उनकी गैलिक लैंग्वेज थी वो भी उन्हें फॉलो नहीं करने दी, दबा दिया गया। ऐसे ही ब्रिटेन ने दबाया आयरिश लोगों को, आयरलैंड के पास भी गया था ये बात करने के लिए। आयरलैंड में जो वहाँ पे सोसाइटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। द कैथोलिक्स वर इन मेजॉरिटी एंड द प्रोटेस्टेंट्स वर इन माइनॉरिटी। ब्रिटेन शातिर था, दिमाग लगाया, माइनॉरिटी को सपोर्ट करा, माइनॉरिटी के सपोर्ट से आगे बढ़ा और उसके बाद आयरलैंड को भी फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कराया और सक्सेसफुली 1801 में आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बनाया। तो ये सब चीज़ें तो थी, ये ज़बरदस्ती की गई। और ऐसा नहीं था कि आयरलैंड के बाकी जो कैथोलिक्स थे वो चुपचाप देखते रहे। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था वोल्फ टोन। 1 वर्ड क्वेश्चन, वोल्फ टोन कैथोलिक साइड से बहुत रिवॉल्ट करा उन्होंने 1798 में, बट वो फेल हो गए। एंड फाइनली ब्रिटेन ने 1801 में फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर लिया आयरलैंड को ब्रिटेन में। अब जो ब्रिटिश नेशन था उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो इंग्लिश कल्चर वहाँ पे डोमिनेटिंग था, ब्रिटिश फ्लैग जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका नाम था यूनियन जैक, नेशनल एंथम जो था गॉड सेव आवर नोबल किंग, एंड इंग्लिश लैंग्वेज तो वहाँ पे ऑब्वियसली सुप्रीम
थी ही। अब हमने क्या देखा, कैसे धीरे धीरे जो पूरा नेशन है, जगह जगह पे जो है हमने नेशंस को एक होते देखा, नेशनलिज्म को बढ़ते देखा। बट जब ये नेशनलिज्म बढ़ रहा था ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एलिगरी। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी फीमेल फिगर्स होती हैं जब हम अपने किसी सोच को, अपने किसी आइडिया को किसी ह्यूमन बीइंग का नाम दे देते हैं। जैसे इंडिया में हम देते हैं भारत माता, ऐसे ही जगह जगह पे हुआ था, फ्रांस में भी हुआ। तो सारे फ्रांस आर्टिस्ट जो थे उन्होंने फीमेल एलिगरी तैयार करी, लिबर्टी और रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी आइडियाज़ को दिखाने के लिए उन्होंने क्रिस्टिन मेरियने इज़ वेरी कॉमन क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन कल्चर ही चलता था, तो वहाँ पे उन्होंने मेरियने जो थी ये एक फीमेल एलिगरी तैयार करी। लोगों का एक पीपल का आइडिया था ये सबका पूरे नेशन के लिए। ये रेड कैप पहनती थी, ट्राई कलर एंड कॉकेड इज़ अ पार्ट ऑफ अ ज्वेलरी, ये इनकी खासियत थी। जगह जगह पब्लिक स्क्वायर्स पे इनका ये मॉडल बनाया गया ताकि लोगों को याद दिलाया सके नेशनल यूनिटी के बारे में। कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे, सब जगह इनकी फोटो छपवाई गई। ऐसा ही सेम जर्मनी, क्योंकि अब फ्रांस ने करा है तो सब करेंगे, तो जर्मनी में भी ऐसा ही सेम हुआ। जर्मेनिया काफ़ी इजी नेम है, ये भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में यूज़ करा गया लिबरल्स के द्वारा, और इन्होंने जर्मनिया को ओक लीव्स का बना हुआ क्राउन पहनाया, बिकॉज ओक लीव्स इन जर्मनी इज अ सिंबल ऑफ हीरोइज्म। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री की बुक में एक पूरी टेबल बनी हुई है सिंबल्स को लेकर के और उनके मीनिंग्स को लेकर के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको बाय हार्ट लर्न करनी है अपने बोर्ड के पेपर की तैयारी के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेशनलिज्म वर्सेस इंपेरियलिज्म। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। धीरे धीरे देखो कितनी इजीली देखते देखते चैप्टर खत्म हो रहा है। तो नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म क्या था कि इंपेरियलिज्म का मतलब होता है जब कोई दूसरी कंट्री किसी और कंट्री पे आकर के कंट्रोल जमा लेती है, एंड नेशनलिज्म 19वीं सेंचुरी में हमने देखा बढ़ता ही जा रहा था। बट अब क्या है, नेशनलिज्म में सबका कंट्रोल आ गया था, अब एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया था। अब हमारे सामने नेशनलिज्म की एक नेगेटिव साइड आई। वो नेगेटिव साइड आई बाल्कान्स रीजन को लेकर के। जब बाल्कान्स कन्फ्लिक्ट हमारे सामने आया स्टूडेंट्स, ये जो रीजन था इसकी ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन काफ़ी अलग सी थी। यहाँ पे बहुत सारे एथनिक वेरिएशंस थे जिन्हें जो क्या क्या थे, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मासिडोनिया, क्रोएटिया, बॉस्निया एंड स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, काफ़ी सारे थे। इनको इकट्ठे एक नाम दिया जाता था, पता है, इन्हें स्लैव्स बोला जाता था। जैसे हम लोग होते हैं तो हमारे यहाँ पे सिटीज़ बोला जाता है ना एक नेशन में, बट इन्हें स्लैव्स बोला जाता था। तो यहाँ पे बाल्कान्स रीजन पे डोमिनेशन थी ऑटोमन एम्पायर की। नेशनलिज्म तो सब जगह आ गया था, सबको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। बट ये यहाँ पे जितने सारे बीच में आपको ये रीजन्स दिख रहे हैं ना लिखे हुए, ये सब एक दूसरे से जेलस थे, सब एक दूसरे से जलते थे, सबको ज़्यादा वेल्थ चाहिए थी, ज़्यादा बड़ा होना था। इनफैक्ट कुछ बड़े बड़े नेशंस भी थे जैसे रशिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब बाल्कान्स के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, सबको अपनी पावर और टेरिटरी बढ़ानी थी। तो बाल्कान्स कैसे फंसा? इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट भी है, कहाँ कहाँ लड़े, किससे बचे। अब क्या हुआ कि ऐसे में यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गई और इसका रिजल्ट एक तरीके से निकल के आया वर्ल्ड वॉर 1। तो नेशनलिज्म तो सब जगह था, बट वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स इतनी बढ़ गई थी कि लोगों में अवेयरनेस तो हो ही गई, बट हाँ इन सब चीज़ों का एक अच्छा सोल्यूशन हमारे सामने आया जो हमने चैप्टर की बिगिनिंग में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, नेशन स्टेट्स। अब नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन हो गई और सब जगह सारी स्टेट्स जो थी, सारी कंट्रीज जो थी, वो नेशन स्टेट्स बन गई। सो दिस वाज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द चैप्टर। आइए अब आपके लिए कुछ क्विज क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि मुझे पता लगे कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे से हुई है। कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाउट ले अपना छोड़िए, मैं उसका आंसर दूंगी। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन कौन सी ट्रीटी थी? वियना 1815, कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, वॉर्सो 1814 या फिर लेप्जिग 1813? फटाफट से आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? फर्स्ट इज जर्मन एम्परर फॉर्मरली किंग ऑफ प्रूशिया केसर विलियम I, सेकेंड Ottoman Bismarck Prussian chief minister, third Johann Gottfried Herder German philosopher, fourth Austrian chancellor Duke Metternich? Very easy question. Next, who became the king of United Italy in 1861? First, Giuseppe Garibaldi, second, Victor Emmanuel II, third is Count Cavour, fourth, Giuseppe Mazzini? फटाफट से आंसर दीजिए। Next, a large part of Balkan region was under the control of Russian Empire, Ottoman Empire, German Empire, Habsburg rulers? तो देखिए सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर आप ड्रॉप कर दीजिए। अपनी कंफ्यूजन्स हैं तो वो भी ड्रॉप कर दीजिए, बट आई बिलीव आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में और सबको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहें। सारे चैप्टर्स बहुत इजीली क्लियर होते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।